जय हिंद। आज की क्लास है आपका एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। एनटीपीसी में अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं मानव शारीरिक तंत्र, विटामिन तथा खनिज पर, वह सभी प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं वे सभी इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे। आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि एनटीपीसी जो है विज्ञान के आधार पर कैसे प्रश्न पूछती है। उसी आधार पर आप भी तैयारी कीजिए और देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न यहाँ पे, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, 234, 270 तथा 354। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? अगर बात की जाए, एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं और जो एक शिशु होता है, मानव शिशु, उसके शरीर में 300 से 350 हड्डियां पाई जाती हैं। अब 300 से 350 हड्डियां अगर शिशु में पाई जाती हैं तो उसके आधार पर, अगर वैकल्पिक आधार पर बात की जाए तो बीच का आंकड़ा इस पर आ रहा है 354। डी सही होगा। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? शिशु की बात की जाए वैकल्पिक आधार पर तो 354, और वैसे एक मानव के शिशु में 300 से 350 हड्डियां पाई जाती हैं और वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। प्रश्न है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। वाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, मैक्रो तथा सैडल। इनमें से एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, मैक्रो। बाकी मानव हड्डी के जोड़ बाल और सॉकेट भी हैं, ग्लाइडिंग भी है और सैडल भी है। यहाँ पे एनटीपीसी का प्रश्न है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? जोड़ों से, मांसपेशियों से, अस्थिबंध तथा लिगामेंट से या छोटी हड्डियों से। तो यहाँ पर मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं, अस्थिबंध तथा लिगामेंट से। अगर बात की जाए जो मांसपेशियों का जो जोड़ होता है उसको टेंडन कहते हैं, और जो हड्डी से हड्डी का जोड़ होता है उसको कहते हैं अस्थिबंध तथा लिगामेंट्स। अब यहाँ पर एनटीपीसी का प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टीविया, ट्रेपेजियम, स्टेपीज तथा जांघ की हड्डी। अगर बात की जाए तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, स्टेपीज। और कान में दो हड्डियां और होती हैं, एक होती है इनकस और मेलियस। और यहाँ पे जो जांघ की हड्डी है, फीमर, जांघ की हड्डी होती है फीमर, वह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे छोटी होती है कान की स्टेपीज। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है हाइड्रोजन, जल वाष्प, हीलियम तथा नाइट्रोजन। तो मानव क्या छोड़ता है? ये यहाँ पर गलत है। जब हम ऑक्सीजन के तौर पर जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम अंदर से गैस जो निकलती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से कोई भी नहीं है। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एनटीपीसी ने यहाँ पर प्रश्न को फिर से रिवीजन किया है। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? मैंने बताया था क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया था। एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न को रिवीजन किया है। तो मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? गैसों का मिश्रण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न है यहाँ पे, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1%, 2% और यहाँ पे 0.4 तथा 0.6%। हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है शरीर के भार का 2% होती है। जैसे कि एक व्यक्ति का भार अगर 50 किलोग्राम है तो उसका 2% हो गया 200 ग्राम। तो हमारे शरीर में नमक का भार कितना होगा? 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति में 200 ग्राम, मतलब शरीर के भार का 2% हमारे शरीर में नमक होता है। प्रश्न यहाँ पे, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी, गंडमाला, रूसी तथा सुखंडी। तो आयोडीन की कमी के कारण हमारा जो रोग होता है वह होता है गंडमाला, और यह होता है हमारी थायराइड ग्रंथि में, यह होता है आयोडीन की कमी। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? दिल, पित्ताशय, स्प्लीन तथा गुर्दे। तो शरीर का अंग खून का शुद्धिकरण के लिए संबंधित है, वे यहाँ पे हैं गुर्दा तथा किडनी। किडनी जो है वह खून का शुद्धिकरण करता है। अगर किडनी व्यक्ति की खराब हो जाए तो व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है। प्रश्न है यहाँ पे, जैसे फेफड़ा
संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। हृदय जिस प्रकार से रक्त से संबंधित है उसी प्रकार से फेफड़ा, छाती, हवा, श्वसन तथा ऑक्सीजन, तो वैसे ही फेफड़ा हमारा संबंधित है ऑक्सीजन से। राइनोस्कोप की जांच करने का एक उपकरण है। तो ये जो राइनोस्कोप है ये किसकी जांच करता है? नाक, आँख, मस्तिष्क तथा कान। राइनोस्कोप नाक की जांच करने वाला एक उपकरण है। मानवीय यकृत है भोजन प्रणाली, एक ग्रंथि नहीं है, एक ग्रंथि है, एक लोचदार थैली है। मानवीय यकृत है एक ग्रंथि, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानवीय यकृत क्या है? एक ग्रंथि है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा जो यकृत का अध्ययन करती है और उसका उपचार करने में सहायता प्रदान करती है, वह है हेप्टोलॉजी। तो यकृत का उपचार तथा अध्ययन कौन करता है? हेप्टोलॉजी। निम्नलिखित थे अर्गेस्टरलाइन, क्रो-मैगलेन, निएंडरथल, प्रोकॉन्सल। तो जो होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स थे क्रो-मैगलन। कौन थे? क्रो-मैगलन। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? 2000 से 8000, 50,000 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन या 10 मिलियन से अधिक। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? तो विकल्प यहाँ पर ए सही है, यहाँ पर होगा 2000 से 8000। तो मानव जीव में औसतन स्वाद कलिकाएं कितनी होती हैं? 2000 से 8000। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम साइट्रेट। गुर्दे की पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। गुर्दे में जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। जब इसकी मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है तब गुर्दे में पथरी बन जाती है, वह होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। शरीर के किस भाग में पित्तरस बाइल जूस का उत्पादन होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे तथा यकृत। जो पित्तरस तथा बाइल जूस का उत्पादन होता है वह होता है यकृत में। किसमें होता है? यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? कौन सा विकल्प में मतलब कृत्रिम पैर है? एथलीट्स फुट, जयपुर फुट, क्रो फुट, टेंडर फुट। यहाँ पर होगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? वह होगा जयपुर फुट। किसी भी व्यक्ति का पैर एक्सीडेंट या किसी भी कारण से शरीर का कोई भी भाग जब क्षतिग्रस्त होता है तो रबर का बनाया हुआ भाग होता है, उसी को कहा जाता है जयपुर फुट। विकलांग लोगों के लिए या किसी भी व्यक्ति का पैर को कोई भी हानि हुई है उस भाग को पूर्णतः रबर के फुट से पूर्ण कर दिया जाता है, जिससे उसको चलने में कुछ आराम और कार्य करने में कुछ आसानी हो जाती है। तो कौन सा है यहाँ पर? जयपुर फुट। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का 8 तथा 12 तथा 15%। मानव मस्तिष्क का वजन होता है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? 5, 4, 6 तथा 7। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 प्रकार की मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की मांसपेशियों का। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और मानव भावनाओं का केंद्र होता है? किस हिस्से में मस्तिष्क के जिसमें बुद्धि भी होती है, स्मृति तथा भावनाओं का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पल कालोसोम, मिड ब्रेन।
तो वह हिस्सा होता है, जैसे ये जो हाइपोथैलेमस है, इसमें प्यार, क्रोध, गुस्सा, नींद, भूख तथा प्यास ये क्रिया करता है हाइपोथैलेमस। और ठंडा गर्म की पहचान होती है, वह होता है थैलेमस होता है। अगर बात की जाए तो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र वह होता है सेरिब्रम। तो मानव की बुद्धि किसमें होती है? सेरिब्रम में। मानव का हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न को रिवीजन किया है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उदर के ठीक नीचे श्वास नली से जुड़ी हुई गर्दन के निचले हिस्से में या मस्तिष्क में उपस्थित होती है। तो ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है यह मस्तिष्क में उपस्थित होती है। इसी हाइपोथैलेमस ग्रंथि के ही द्वारा हमारी भावनाएं, प्यार, क्रोध, गुस्सा, नींद, भूख, प्यास सभी का कंट्रोल तथा एक नियम के अनुसार चलाती वह होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और ठंडा गर्म थैलेमस। और बुद्धि किसमें होती है? सेरिब्रम में। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, बायस बॉक्स क्या कहा जाता है? बायस बॉक्स। मानव शरीर में कंठ मतलब जिसको बोलते हैं स्वर तंत्र, तो इसको कहते हैं वॉयस बॉक्स। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अस्थि सुषिरता, मधुमेह, कैंसर, वृक्क संबंधित विफलता। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है वह कैंसर का उपचार तथा अध्ययन करने वाला एक डॉक्टर होता है। तो जो ऑन्कोलॉजी है किससे जुड़ा हुआ है? कैंसर से। इसे हिंदी में अबुर्द विशेषज्ञ तथा अबुर्द विज्ञान भी कहा जाता है। तो ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कैंसर का। एनटीपीसी प्रश्न को रिवीजन करता है इस पाली से उस पाली में या उस अगली पाली में। अधिकतर प्रश्न को इस तरीके से देखा गया है, जैसे कि फिर प्रश्न को पूछा गया है यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑस्टियोलॉजिस्ट, रोगाकारण विज्ञानी, अबुर्द विशेषज्ञ तथा मूत्र विज्ञानी। अभी मैंने बताया था जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है वह कैंसर का उपचार तथा अध्ययन करने वाला होता है, और जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अबुर्द विशेषज्ञ। तो कैंसर का अध्ययन करने वाला कौन होता है? अबुर्द विशेषज्ञ तथा ऑन्कोलॉजिस्ट। मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है किडनी, लीवर, अग्नाशय तथा वड़ी आंत। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है शरीर में लीवर। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है लीवर। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज से, केल्विन से, फैट से तथा एम्पियर्स से। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज से। तो जो ऊर्जा में भोजन से प्राप्त होती है उसको किससे मापा जाता है? कैलोरीज से। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, जिगर, हृदय तथा गुर्दा को। सिरोसिस रोग जो प्रभावित करता है वह जिगर को। किसको? जिगर तथा यकृत को। जिगर को और भी क्या कहा जाता है? यकृत। तो जो सिरोसिस रोग है वह प्रभावित करता है जिगर तथा यकृत को। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर, दृष्टिवैषम्य, गुर्दे की खराबी तथा गठिया। कैंसर के उपचार को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। जो प्रश्न मैंने बताया था, प्रश्न है कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर, दृष्टिवैषम्य, गुर्दे की खराबी तथा गठिया। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है जब खराब हो जाता है शरीर का भाग गुर्दा, जिसको किडनी भी कहा जाता है। किडनी तथा गुर्दे की खराबी पर डायलिसिस किया जाता है। सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? लुकोसिन, लुकोजैन, लुकोपसिन, लुकोट्रेप्सिन। तो ये जो सफ़ेद दाग का इलाज है वह हर्बल दवा लुकोसिन के द्वारा किया जाता है। सफ़ेद दाग जैसे कि मानव के शरीर पे सफ़ेद धब्बे पूरे शरीर में पड़ जाते हैं, उसके इलाज में जो सहायक है वह क्या है? लुकोसिन। प्रश्न है मानव शरीर पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की
दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की या रक्त की मात्रा को जांचने के लिए, या फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो जो मानव शरीर के पल्स दर की जांच की जाती है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। किसके लिए की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, जिगर, पीयूष तथा पिट्यूटरी ग्रंथि या पित्राशय। यहाँ पर एक ग्रंथि नहीं है। जिगर की बात की जाए तो यह जिगर तथा यकृत, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीयूष भी एक ग्रंथि है, मस्तिष्क में पाई जाती। अधिवृक्क ये भी एक ग्रंथि है। यहाँ पे ग्रंथि नहीं है पित्ताशय, तो यहाँ पे ग्रंथि नहीं है पित्ताशय। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, 50 से 80 धड़कन प्रति मिनट, 120 से 180 धड़कन प्रति मिनट, 75 से 120 धड़कन प्रति मिनट। एक वयस्क मानव की धड़कन होती है 70 से 80 धड़कन प्रति मिनट। तो इसके आधार पर अगर बात की जाए तो बीच का आंकड़ा किस में होगा? इस विकल्प ए में। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक जो उसके पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? 8 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर तथा 9 मीटर। तो पूरे पाचन तंत्र की जो लंबाई होती है वह होती है 9 मीटर, जिसमें 7.5 मीटर की होती है छोटी आंत और 1.5 मीटर की होती है बड़ी आंत, और पूरा पाचन तंत्र होता है 9 मीटर का। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है? सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण मिनामाटा रोग का एक कारक है? मिथाइल मरकरी, लेड, परक्लोरेट, साल्मोनेला। निम्नलिखित में से जल प्रदूषक मिनामाटा रोग का कारक होता है मिथाइल मरकरी। क्या होता है? मिथाइल मरकरी। हमारा दंतवल्क मतलब दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है वह होता है इनेमल, उसी को कहा जाता है दंतवल्क। और यह किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट। दांत का सबसे कठोर भाग और हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दंतवल्क तथा दांत का इनेमल। और यह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। दंतवल्क इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का। मनुष्य में ताप नियमन को द्वारा नियंत्रित किया जाता है यकृत, हाइपोथैलेमस, दिल तथा हृदय और फेफड़ा। ताप नियमन मतलब शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? वह होता है हाइपोथैलेमस। प्यार, क्रोध, गुस्सा, भूख, प्यास, नींद, ताप, ये सबका नियंत्रण शरीर में करता है हाइपोथैलेमस। और जो थैलेमस होता है उससे शरीर में पहचान होती है ठंडे तथा गर्म की। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, संयोजी ऊतक, ग्रंथि, झिल्ली तथा मांसपेशी। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, यह मूत्राशय के निकट पाई जाती है। तो प्रोस्टेट क्या है? एक ग्रंथि। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन तथा 300 मिलियन। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं 300 मिलियन। 300 मिलियन कोशिकाएं दोनों फेफड़ों में होती हैं। एक फेफड़े में होती हैं 150 मिलियन कोशिकाएं और दोनों फेफड़ों में 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ कोशिकाएं दोनों फेफड़ों में पाई जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एनटीपीसी के सारे प्रश्न जो साइंस को लेकर पूछे गए सभी पढ़ाए जाएंगे, बस आप अच्छे से नियमित क्लास लेते रहना। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पथरी तथा मेनिंजाइटिस। कैल्शियम ऑक्जेलेट
की जब शरीर में अधिक मात्रा हो जाती है तो गुर्दे तथा किडनी में पथरी बनती है। क्या बनती है? पथरी। गुर्दे और किडनी में जो पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कैल्शियम किसमें नहीं होता है? पनीर, कोलाड ग्रीन्स, अंजीर तथा गाजर। यहाँ पर जो गाजर है वह कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। बाकी कैल्शियम की बात की जाए, पनीर है, अंजीर है, कोलाड ग्रीन्स है, मिल्क है, इन सभी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह तथा डायबिटीज होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज तथा सैकराइड्स। शरीर में मधुमेह तथा डायबिटीज, ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो शरीर में मधुमेह और डायबिटीज होता है, और मधुमेह तथा डायबिटीज के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इसके कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंसुलिन का। और ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से मधुमेह और डायबिटीज होता है। विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबालामीन, रेटिनॉल, एस्कर्बिक एसिड तथा अमीनो एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो यहाँ पे विटामिन ए किससे संबंधित है? रेटिनॉल से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरोप्थेलेमिया नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी तथा जीरोप्थेलेमिया। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू तथा स्ट्रॉबेरी। निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। गाजर में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? एनटीपीसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, इस पाली से उस पाली या फिर उस अगले दिन की पाली में, लेकिन हाँ क्वेश्चन को रिपीट जरूर करता है एनटीपीसी। अधिक से अधिक मैंने इस प्रैक्टिस सेट में इस चीज़ को देखा है। यहाँ पे प्रश्न ने जैसे फिर से यहाँ पे रिपीट किया है, विटामिन ए का उच्चतम स्रोत क्या है? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था गाजर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन ए तथा विटामिन ई। रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन के, जो इस विकल्प में नहीं है। बाकी जो विटामिन डी है यह है सूखा रोग, और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में समस्या होती है। लेकिन विटामिन जो के होता है वह रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करता है। तो यहाँ पर यह विकल्प नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत आ गया है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन के तथा विटामिन सी। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, किस में होता है विटामिन डी सबसे ज़्यादा? बिनोला, कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कॉड लीवर का तथा मछली का तेल, सूरजमुखी का तेल। विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है कॉड लीवर के तेल में तथा मछली के तेल में, और ये कॉड लीवर तेल तथा मछली के तेल में। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में कमी है किस विटामिन की? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए तथा विटामिन बी। रिकेट्स तथा सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में। रिकेट्स और सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में। आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, हमारा और आपका साथ बना रहे।